हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का अनोखा जवाब। बुढ़े हो गए हैं लेकिन जश्न मनाने का चस्का गया नहीं। पता नहीं कौन से जमाने के बुढ़े हैं ये दोनों। कितने बुढ़ों को देखो तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी पर्व त्योहार से पार्टी फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। और इन्हें देख लो, इतनी उम्र हो गई और इन्हें पार्टी करनी है, सालगिरह मनानी है। अरे दूसरे बुढ़ों को तो सालगिरह मनाने में भी इतनी शर्म आती है कि अगर उनके बच्चे कहे भी तो वो मना कर देती हैं। और ये मेरे वर्ल्ड फेमस सास ससुर बिना किसी के बोले अपनी सालगिरह खुद ही मनाने चले हैं। रेणुका यह सब बातें अपने सास ससुर को सुना ही रही थी। दरअसल राजमोहन जी और गंगा जी की शादी लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी। 10 सालों तक उनको कोई संतान नहीं हुआ। वह इलाज करा करा कर थक चुके थे लेकिन उन्हें कहीं भी फायदा नहीं हो रहा था। वह हर मंदिर हर मस्जिद जाते, मिन्नतें मांगते कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 10 सालों के काफी इंतजार के बाद उनके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। राजमोहन जी और गंगा जी अपने बेटे पर जान लुटाते थे। वह दोनों उनका पालन पोषण बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे। उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रख रहे थे। पहले बच्चे के 2 साल बाद फिर से गंगा जी की गोद भर गई। इस बार उनकी बहुत इच्छा थी कि उन्हें बेटी हो, पर ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का चला है क्या। इस बार भी उन्हें लड़का ही हुआ। गंगा जी ने अपने पति से कहा, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु ने हमें 2 लव और कुश जैसे संतानें दी हैं। राजमोहन जी इतने तो अमीर नहीं थे लेकिन फिर भी किसी तरह सब कुछ मैनेज कर रहे थे। जब राजमोहन जी की शादी गंगा जी से हुई थी तब वह केवल एक किराने की छोटी सी दुकान चलाया करते थे, लेकिन जब से उनके घर में बेटों का जन्म हुआ तब से वह अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा रहे थे। क्योंकि 10 साल बीतने पर भी उन्हें संतान नहीं हो रही थी तो उन्हें जीने की ज़्यादा उत्सुकता नहीं थी। लेकिन जब से उनके घर में बेटों का जन्म हुआ तब से उनकी नीरस जिंदगी में फिर से रस आ गई। देखते ही देखते उनके बच्चे स्कूल जाने लगे। राजमोहन जी तो अपने काम से ज़्यादातर व्यस्त ही रहते थे। स्कूल से लाना और ले जाना ये सारी जिम्मेदारी गंगा जी की ही थी। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी और घर पर रहकर भी वह सिलाई का काम करके अपने पति के कामों में हाथ बटाया करती थी। बच्चे 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही रखकर किए। अब वह कॉलेज आ चुके थे। अब वह आगे पढ़ने के लिए शहर जाने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनका बड़ा बेटा विदेश जाना चाहता था। तब गंगा जी ने कहा, बेटा हमारी इतनी तो हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें विदेश पढ़ने के लिए भेज सके। यह बात सुनते ही राजमोहन जी ने कहा कि गंगा तुम कैसी बातें कर रही हो, हम अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान लगा देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं डबल मेहनत करके तुम्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए विदेश जरूर भेजूंगा। तुम जाने की तैयारी करो। तब गंगा जी का बड़ा बेटा आकाश विदेश जाने की तैयारी करने लगा। अपना पासपोर्ट वीजा सब बनवा लिया। राजमोहन जी अपने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर पैसों का इंतजाम किए और अपने बेटे को पैसे देते हुए कहा, बेटा वहाँ जा रहे हो तो कामयाब होकर ही लौटना, हम तुम्हारे लौट कर आने का इंतजार करेंगे। अब आकाश अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। वहाँ के माहौल में इतना रच बस गया कि उसे अपने माँ बाप के पास आने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वो वहीं पर रहकर एक लड़की से शादी कर लेता है, अपना परिवार बसाकर वहीं पे रहने लगता है। जब किसी तरह इस बात की खबर उनके माता पिता को लगी तो वो बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, जिस बेटे को पाल पोस कर हमने बड़ा किया वही बेटा आज बिना बताए शादी कर लिया और उसने बताना जरूरी भी नहीं समझा। देखते ही देखते उनका छोटा बेटा राजन भी यही अपने देश में रहकर एक सरकारी अधिकारी के ऊंचे पद पर नौकरी पा लिया। राजन के लिए अब अच्छे से अच्छे घराने से रिश्ते आने शुरू हो गए। गंगा जी और राजमोहन जी को पैसों का लालच तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो यह चाहते थे कि उनकी बहू पढ़ी लिखी सुशील संस्कारी हो। दहेज मिले या ना मिले लेकिन बहू अच्छी होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों से बात की। उनमें से एक रिश्तेदार ने एक लड़की के बारे में बताया। वह लड़की
अच्छी पढ़ाई लिखाई किए हुए थे। गंगा जी और राजमोहन जी ने राजन को उस लड़की को दिखाया। राजन को भी वह लड़की पसंद आ गई और शादी तय हो गई। कुछ ही महीनों में उनकी शादी का दिन भी आ गया और वह दोनों अपने बेटे और बहू की शादी को देखकर काफी खुश थे। उस शादी में उनका बड़ा बेटा बहू भी आए हुए थे। राजन और रेणुका की शादी होने के 2 दिन बाद ही उनका बड़ा बेटा और बहू फिर वापस लौट गए। गंगा जी और राजमोहन जी ने उन्हें रुकने तक नहीं कहा। अब दोनों अपनी नई बहू रेणुका के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। लगभग 1 साल तक तो रेणुका ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन धीरे धीरे वह उनसे थोड़ा कटी कटी सी रहने लगी। कारण था कि उसके पति राजन की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गया था। रेणुका भी अपने पति के साथ बड़े शहर में रहना चाहती थी, परंतु गंगा जी और राजमोहन जी के अपने पुराने घर और माहौल को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इसलिए राजन ने रेणुका से कहा कि तुम यहीं माँ और पिताजी के साथ रहो, क्योंकि इन दोनों की उम्र हो चुकी है, इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मेरे न रहने पर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा और मैं कोशिश करता हूं कि 2-3 साल में वापस से पोस्टिंग अपने इसी शहर में करा लूं। हालांकि राजमोहन जी और गंगा जी अपने बेटे से कहा भी कि बहू को साथ ले जा, हमें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन राजन किसी की बात नहीं सुना। इसी बात से रेणुका अपने सास ससुर से कटी कटी रहने लगी और दूसरे शहर में पोस्टिंग होने के कारण राजन कभी कभी ही आ पाता था। जब छुट्टियां होती थी तभी आता। इसी बात का फायदा उठाते हुए रेणुका अपने सास ससुर पर अत्याचार करने लगी। अब तो रेणुका उन्हें उनके मन का खाना भी नहीं देती। कहती थी कि आप उल्टा सीधा खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मुझे ही परेशानी उठानी पड़ेगी। आपकी सेवा करने के लिए तो मुझे यहाँ रखा गया है। एक दिन की बात है जब राजमोहन जी और गंगा जी की 50वीं सालगिरह थी और सुबह सुबह ही उनकी बहू रेणुका मार्केट गई हुई थी कुछ लाने के लिए। तब राजमोहन जी गंगा जी से कहते हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारे 50वीं सालगिरह है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैरिज एनिवर्सरी। तो मेरी प्राण प्यारी बताइए कैसे मनाना है ये दिन। राजमोहन जी बड़े प्यार से अपनी पत्नी गंगा की आंखों में देखते हुए कहते हैं, जी कुछ तो शर्म कीजिए, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे हम पर। चलो छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज के खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैं अपनी बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा बचा कर रखा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। कैसी बातें करते हैं आप, अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर कोई ऐसी बातों को अपने मुंह से निकालता है क्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। गंगा जी मुंह फुलाकर बैठ गए। तभी राजमोहन जी अपने पुराने अंदाज में गंगा जी को थोड़ा प्यार से मनाते हैं। गंगा जी अपना गुस्सा थूक देती है और बोलती है, चलिए आज के खास मौके पर मैं आपके लिए आपके पसंद का हलवा बनाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। तुरंत रसोई में गई और एक प्लेट में हलवा लेकर आई और कहने लगी कि हमारी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर हम सबसे पहले हलवा खाकर अपना शुभ दिन मनाएंगे। कितने साल हो चुके हैं हमारी शादी को और हमारा साथ अब तक बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक यह साथ बना रहे और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊँ। गंगा जी और राजमोहन जी हलवा खाते खाते एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू रेणुका घर पहुंच गई और यह सारा नज़ारा देखने लगी और अपने सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके शरीर में जैसे आग लग रही थी। गुस्से से भागती हुई आई और बोली, जरा से देर के लिए बाहर क्या चली गई, आप लोगों की तो मनमर्जी शुरू हो गई। आपकी इतनी हिम्मत कि हलवा बनाया मुझसे बिना पूछे, मेरी इजाजत के बिना मेरी रसोई में कैसे पैर रखा। अरे बुढ़ापे में भी आपकी जुबान का चटोरापन कम नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए मार्केट क्या चली गई, आप दोनों ने तो मजे करना ही शुरू कर दिया। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या, मरने की अवस्था आ रही है और मेरे जाते ही तुम लोगों को पार्टी करने में मजा आता है। यह सुनने के बाद राजमोहन जी से रहा नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और अपनी बहू रेणुका से बोले, यह घर तुमसे पहले हमारा है
और हम इस घर में अपने मन मर्जी से रह सकते हैं और जो चीज चाहे वो पका कर खा भी सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी रेणुका ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को धमकाते हुए जवाब दिया और कहा कि यह आप लोगों का घर नहीं, और यदि इस घर में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। आपके और भी एक बेटा है, हमने ही आपका कर्जा नहीं खाया है जो पूरी उम्र हम ही आपकी सेवा करे, या फिर कुछ अलग से तो दिया नहीं है आपने। तभी गंगा जी सहमी हुई आवाज में बोली, बहू हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो, हलवा ही तो बनाया है। इस बात पर रेणुका जोर से चिल्लाई, मुझसे पूछे बिना कैसे बनाया आपने ये हलवा? आपको यह मालूम नहीं क्या खोया कितना महंगा हो गया है? फिर पैसे क्या पेड़ पर उगती हैं? और अगर हलवा बनाना ही था मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी? थोड़ा सा भी सब्र नहीं था? और हमेशा अपनी मनमर्जी करते रहते हो तुम दोनों। फिर गंगा जी बोली, बहू मैं ज्यादा खोया इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़े ही खोए से हलवा बनाया था, बाकी का खोया फ्रिज में रखा है, इसलिए ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। फिर रेणुका बोली, माँ जी मुझे पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए मुझे तुम बुढ़ों से राय लेने की कोई जरूरत नहीं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आगे से मेरी इजाज़त के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर गंगा जी बोली, बहू हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं, कौन सा तुम कमा रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही रेणुका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। रेणुका की मां मालिनी जी अपने समधन और समधी को 50वीं सालगिरह की बधाई देने दरवाजे पर पहुंची ही थी कि तभी उन्होंने सुना चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और वही खड़ी खड़ी सारा नज़ारा देखने लगी। उन्होंने देखा कि रेणुका ने झटक कर अपने सास ससुर के हाथ से हलवे की कटोरी छीन कर फेंक दी। यह घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ, और आपका बेटा वो पहले हुआ करता था, अब वो मेरा पति है और मेरे पति के हर चीज पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, न कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूँगी वही सब तुम्हें करना होगा, अपनी मन मर्जी चलाने की जरूरत नहीं है। रेणुका चिल्लाते हुए अपने कमरे में चली गई। गंगा जी और राजमोहन जी की आंखें भर आई, वह दोनों अपने भाग्य पर रोने लगे। राजमोहन जी और गंगा जी की आंखों से आज आंसू बहने लगे। वह सोचते हुए खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर क्यों नहीं रखा। उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ पहुँचे कि बेटे बहू के टुकड़ों पर रहना पड़ रहा है। दोनों पति पत्नी यह सब बातें सोच रहे थे कि तभी रेणुका अपने कमरे से निकलकर आती है और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से बदतमीजी से कहती है, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं, इतना भी नहीं समझ आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी हुई है तो कम से कम साफ कर दे। चलिए माँ जी उठिए और जल्दी से फर्श पर पड़ा हलवा साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले और इस बुढ़ापे में भी इन दोनों को चैन नहीं है। रेणुका के बुजुर्ग सास ससुर डर गए और गंगा जी ने आंखों में आंसू लिए हुए फर्श को साफ किया और पोछा भी लगाया और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर आंसू बहाने लगी। और इधर बाहर दरवाजे के पास खड़ी रेणुका की माँ मीनाली जी यह सब देखकर अंदर तक हिल गई और उल्टे पैरों अपने घर वापस लौट गई। घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर शांत होकर बैठ गई। वो अपनी बेटी के इस रूप को देखकर एकदम हैरान थी। उन्हें तो एकदम सदमा सा लगा था। वह सोच रही थी कि मैंने तो ऐसे संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए। इतनी चिंतित देखकर वो की बहू पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी, आप तो रेणुका जी के ससुराल गई थी ना, वह ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या? यह बात सुनकर मीनाली जी का बेटा शंकर भी वहां आ गया। वह बोला, माँ क्या बात हो गया, आप परेशान क्यों है? तभी मीनाली जी रौंदे गले से बोली, बेटा तुम दोनों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु ना जाने फिर भी रेणुका ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारे परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर
क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ पढ़ा न सके। ऐसा कहते कहते बेचारी मृणाली जी की आंखें भर आई। वो बहुत दुखी थी। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को दुखी कर रहा था। मृणाली जी अपने बेटी बहू से कहा कि आज जब मैं रेणुका के घर पहुंची तो रेणुका अपने सास ससुर के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव कर रही थी। यह सुनकर शंकर गुस्से में आया और बोला, माँ आपने उसे कुछ कहा कि नहीं? आपको उसे डांटना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था। इस पर मृणाली जी बोली, बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इस तरह से व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक न हुई कि मैं उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाती, उनसे नजरें कैसे मिलाती, तभी वापस लौट आई। यह बात सुनकर तो मुझे लगता है कि हमें रेणुका से अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर शंकर हैरान रह गया। तभी मृणाली जी की बहू प्रीता अपनी सासू माँ को समझाते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आखिर वह आपकी बेटी है और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसे सही रास्ते पे लेकर आना माँ बाप का काम होता है। रिश्ते तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी मृणाली जी कहने लगी, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रही हूँ। मैं और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी रेणुका को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे अच्छा इंसान तक नहीं बना सके। तभी प्रीता ने अपनी सासू माँ को संभाला और कहा, माँ जी यह सब छोड़िए, यह समय टूटने का नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। एक काम कीजिए, आप रेणुका जी को फ़ोन करके बोलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका उनसे मिलने का मन कर रहा है और जब ननद जी यहाँ पर आएंगी आगे मैं संभाल लूँगी। मैं जानती हूँ कि आगे क्या करना है, आप चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की उम्मीद भरी बातें सुनकर मृणाली जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। वह बोली, ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। फिर मृणाली जी अपनी बेटी को अपनी तबीयत के बारे में बताया तो रेणुका तुरंत अपनी माँ से मिलने मायके चली आई और अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नज़रें अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन माँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। प्रीता ने कहा, ननद जी आप बैठो, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर रेणुका बोली, नहीं भाभी, कोई ज़रूरत नहीं है, आप यह बताइए कि माँ कहाँ है। रेणुका की बातें सुनकर प्रीता ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होगी यही कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी न घूमती रहती हूँ, मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर रेणुका हैरान रह गई। तभी शंकर बोला, अरे रेणुका तुम आ गई, कैसी हो तुम और परिवार में सब कैसे हैं? सब ठीक है भाई, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? रेणुका ने फिर से वही प्रश्न किया। परेशान होकर रेणुका खुद ही उठकर चारों तरफ घर में आवाज लगाती हुई अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ कहाँ है आप? देखो आपकी बेटी आई है। रेणुका को अपनी माँ से बहुत लगाव था, परंतु मृणाली जी कुछ नहीं बोली। तभी रेणुका की नज़र बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और वह बाथरूम के बाहर पड़ी है। वह दौड़कर उनके पास चली गई। माँ आपको क्या हुआ है? आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों पड़ी है? तभी रेणुका ने अपने भाई भाभी को आवाज लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? रेणुका रोते हुए पूछने लगे। इस पर प्रीता ने जवाब दिया, अरे ननद जी आप इस बुढ़िया को छोड़ो, हर वक्त चटर पटर मांगती रहती है, इसलिए पेट खराब हो गया है। इस बुढ़िया ने परेशान करके रखा है, अब बार बार बिस्तर गंदा नहीं करेगी, इसलिए बाथरूम के पास रख दिया है, अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर रेणुका ने गुस्से से कहा, लेकिन भाभी अगर इसने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवा दे देती। रेणुका ने अपनी माँ को उठाकर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उसकी भाभी उन्हें बिस्तर से नीचे उतार देती और फर्श पर लिटा देती है, यह कहते हुए कि बिस्तर गंदा हो जाएगा। रेणुका अपने भाई भाभी से कहती है, आप दोनों तो ऐसे ना थे, आप दोनों को क्या हो गया है? सीता ने कहा, ननद जी आप हमारे मामले में ना ही बोले तो ठीक है, यह अब आपका घर नहीं है, आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन हूँ। तभी रेणुका गुस्से में बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसी हुई?
मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी इस घर पर हक है। आखिर तुम लोगों को क्या हो गया? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे कम से कम बुढ़ापे में उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई, तुम भी अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो। यह मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, कितने बुरे तरीके से पेश आ रही है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। और भाभी, आप अगर इस घर की मालकिन हो तो ये घर मेरी माँ के बेटी का है। आप ये सब कैसे भूल गई? तभी अपनी बेटी की बातों को सुनकर मृणाली जी को बहुत गुस्सा आया। उसी समय उठकर बैठ गई और अपनी बेटी की गाल पर एक जोरदार चाटा मार दिया। यह सब देखकर रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक गई। लाल हुई अपनी गाल पर हाथ रखकर रेणुका गुस्से से खड़ी हो गई। यह सब क्या है माँ? तभी मृणाली जी गुस्से में बोली, तुम चुप ही रहो रेणुका, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब हैरान तो ऐसे खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। जिस इंसान की तू पत्नी है उस इंसान के माँ बाप के साथ, यानी कि अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करती हो, उन्हें परेशान करती हो। यदि वो अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो उनके हाथ से छीन कर फेंक देती हो, उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात करती हो, उन्हें तंग करती हो, खाने पीने के लिए भी तड़पा देती हो। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुझे ये सब बातें याद नहीं आई? माँ की बातें सुनकर रेणुका हैरान रह गई और बोली, आपको यह सब बातें कैसे मालूम है? जब तुम अपने सास ससुर की फटकार लगा रही थी तब मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हुई यह सब सुन रही थी। मैं तो उस दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती थी, परंतु तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया तो मैं समझ गई और मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। यह सुनकर रेणुका वही पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। मृणाली जी बोली, हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, और जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐश करती है उसी के जन्मदाता को डांट रही है, फटकार रही है, उसकी बेइज्जती कर रही है। क्या मैं और तेरे पिता ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? जरा सोच, तेरे स्वर्गवासी पिता जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखते होंगे तो उनकी आत्मा को क्या शांति मिलती होगी। और तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है? क्या वह तुझे कभी माफ कर पाएगा? अरे वह तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर देगा। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है? नहीं देखा ना? तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह पूजती है, कितनी संस्कारी है वो, दिन रात मेरी सेवा करती है। आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की, हर समय मम्मी जी करती रहती है। और बेटी, तुम ऐसे कैसे बन गई? कब से तुम इतनी खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही रेणुका अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मैं सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए और मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही उन्हें क्यों रखूं, और उनके ही कारण मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर में नहीं रह पा रही। इस पर रेणुका की माँ मृणाली जी उसे समझाते हुए कहती है, बेटी, उनकी करनी तो उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वो तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदारी बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। और बात रही जमाई जी के साथ बाहर रहने की, तो उन्होंने कहा है ना कि बस 2-3 साल की बात है, फिर तो वो इसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लेंगे। तो परेशानी किस बात की है? और ये क्यों नहीं सोचती कि अगर तेरे भैया और भाभी भी अगर मुझे अकेला छोड़कर किसी और शहर में चले जाते तो तुम्हें कैसा लगता? रेणुका अपनी माँ और भाई भाभी की से माफ़ी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी उसके पति राजन का फ़ोन आता है और वह कहता है, रेणुका, कहाँ हो तुम? रेणुका ने जवाब दिया, माँ की तबीयत खराब थी तो मैं माँ को देखने आई थी। अच्छा ठीक है, तुम सबको लेकर अभी तुरंत घर पहुँचो। रेणुका घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
माँ पिताजी ठीक तो है ना? राजन कहता है बस जल्दी तुम भैया भाभी और माँ को लेकर घर पहुँचो। रेणुका के पूरे परिवार वाले डर जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेणुका अपने परिवार के साथ ससुराल पहुँचती है। जैसे ही वे लोग दरवाजे से अंदर आते हैं सभी के सभी चौंक जाते हैं अंदर का नज़ारा देखकर। तभी राजन रेणुका के पास आकर कहता है, रेणुका तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजन की इस तरह की बातें सुनकर रेणुका पूरी तरह अंदर तक डर जाती है। तभी रेणुका की माँ मीनाली जी पूछती है, क्या किया रेणुका ने जमाई जी? तो राजन हंसते हुए कहता है, यही कि उसने मुझे यह घर पर किसी को नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब है। घर पर हम सब परेशान हो रहे थे। फिर रेणुका ने कहा, तुम कब आए? अरे आज माँ पिताजी की 50वीं सालगिरह है ना, इसलिए मैंने सोचा अचानक से आकर तुम सबको सरप्राइज दूंगा। मैं तो दोपहर को ही घर आ गया और ये सब पार्टी का पूरा इंतजाम किया। अब चलो बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले केक काटते हैं। सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। पार्टी शुरू हुई और पार्टी के दौरान गंगा जी और राजमोहन जी ने रेणुका से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही पार्टी खत्म हो गई सभी लोग चले गए। तब गंगा जी और राजमोहन जी अपने बेटे से कहा, राजन इस बार जब तुम वापस जाओगी तो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना। रेणुका समझ गई कि ये दोनों मुझसे बहुत नाराज है। तुरंत ही उनके पैर में गिर गई और बोलने लगी, मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी पिताजी। गंगा जी अपनी बहू को बड़े ही अनोखे तरीके से जवाब देते हुए कहती है, बहू तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा उनके बच्चों की जरूरत होती है। हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो इतना ही कहते हैं कि हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया करो, हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। यह बात सुनकर रेणुका अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, मैं प्यार से बात करना ही नहीं, मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। ऐसा कहते हुए तुरंत रसोई घर में चली जाती है और झटपट से स्वादिष्ट हलवा बनाकर ले आती है और कहती है, लीजिए माँ जी पिताजी आप दोनों आज मेरे हाथों से हलवा खाइए। यह सब देखकर गंगा जी कहती है, नहीं बहू हमें यह हलवा नहीं खाना। आज सुबह तुमने जो किया वो हम मरते दम तक नहीं भूल सकते। जितनी सेवा करनी थी तुमने कर ली, अब हमें तुम्हारे किसी भी तरह की सेवा की जरूरत नहीं है। गंगा जी अपने बेटे राजन से कहती है, बेटा बहू का भी मन करता है कहीं बाहर जाने का, कहीं बाहर घूमने का। हमारी देखभाल के चक्कर में ये कहीं आ जा नहीं पाती। तुम इस बार बहू को अपने साथ ले जाना, फिर 2-3 साल की ही तो बात है, तब तक हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। लेकिन राजन अपने माता पिता की बात को सहमति नहीं दे रहा था। तो राजमोहन जी ने कहा, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम चले जाएंगे। इतना कह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अपनी माता पिता की ऐसी कड़वी बातें सुन राजन रेणुका से पूछता है, क्या हुआ है? तब रेणुका अपनी सारी गलती राजन के सामने रख देती है। राजन को रेणुका की करती सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर अपने माता पिता के जिद के आगे वो कुछ कर नहीं पाया। मजबूरन उसे रेणुका को अपने साथ ले ही जाना पड़ा। और जो रेणुका अपने पति के साथ रहने के लिए इतनी बेताब थी, आज उसकी सारी खुशी खत्म हो गई। अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी गलती पर पछताती हुई ना चाह कर भी उसे आज अपने सास ससुर को अकेले छोड़कर जाना पड़ा। बेटे बहू के घर से निकलते ही गंगा जी और राजमोहन जी फूट फूट कर रो पड़े। फिर अपने आप को संभाला और अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में लग गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।